देखो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में लिस्ट टू में इसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स या जियोमेट्री दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा। और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या जानना जरूरी है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से एलिमेंट का कितना है? आपको पता है कि हर एक एलिमेंट किससे फॉर्म होता है? एटम से। बहुत सारे एटम से एक एक एलिमेंट फॉर्म होता है। अब उन एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एटम के एकदम बीचों बीच क्या रहता है? एटम के एकदम बीचों बीच इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन। और न्यूक्लियस को घेर के आपने पिक्चर में कुछ रिंग देखा होगा, ऐसे न्यूक्लियस को घेर के इतने सारे रिंग रहता है। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? इन रिंग्स को हम इन रिंग्स को बोलते हैं शेल्स। और एक एक शेल का रोल यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करता है। कोई एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इन शेल्स में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त एकदम आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर एटम को देखिए, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि एकदम आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर इस एलिमेंट का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3 4। बस 4 इलेक्ट्रॉन है एकदम आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। अब रियल लाइफ सिनेरियो में जब आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उस प्रॉब्लम में आपको जानना जरूरी है कि जिस एलिमेंट का बात किया जा रहा है उस एलिमेंट का नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है। और इसके लिए आपको क्या रिमेंबर होना जरूरी है? पीरियडिक। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पीरियडिक टेबल लाइन बाय लाइन ग्रुप वाइज हर एक एलिमेंट का नाम याद रखना जरूरी है। आपको बस ये जानना है कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट रहता है? आपको पता होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये हो गया ग्रुप 1। पीरियडिक टेबल में आपको याद है ना, ग्रुप मतलब जो कॉलम है उनको हम बोलते हैं ग्रुप। और पीरियड किसको बोलते हैं? जो हॉराइजेंटल लाइंस होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। ऐसे ही ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और सबसे आखिर में रेडियम। तो आपको क्या ये सब एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा नॉर्मल केमिस्ट्री में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि सोडियम बहुत बार यूज होता है, पोटेशियम बहुत बार यूज होता है, हाइड्रोजन बहुत यूज होता है। ये कॉमन एलिमेंट्स है ग्रुप 1 का। तो आपको कोई क्वेश्चन में अगर सोडियम दिख जाए तो आपको बस ये याद रखना है कि सोडियम कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 1 में बिलोंग करता है। और इससे आपका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने का एक फॉर्मूला है। जैसे अगर आप ग्रुप 1 की बात कर रहे हो, उसमें कोई भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैसे ही अगर कोई कंपाउंड में कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, ये दोनों यूज होता है नॉर्मली, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है या फिर बेरियम है, तो आपको क्या याद रखना है कि ग्रुप 2 में ये एलिमेंट्स बिलोंग करता है। और ग्रुप 2 में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करे तो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? दैट विल बी 2। ये रहा ग्रुप 1 का। और ग्रुप 2 का नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप है 18। और पीरियड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 7। तो हमें मतलब है ग्रुप से।
ये जो 18 ग्रुप है उसका सबसे पहला जो 2 ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जिसके बारे में आपको बताया और जिसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये है। और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये जो 6 ग्रुप है इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक। और मैं 2 के बाद सीधा 13 पे क्यों गया, क्योंकि बीच का जो ग्रुप्स है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये बिलोंग करता है, या फिर इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ज्यादातर क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई या नीट में पूछा जाता है जियोमेट्री एंड शेप रिलेटेड या फिर हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड, वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक रिलेटेड होता है। तो पी ब्लॉक के बारे में आपका जानना जरूरी है। चलिए पी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है एक बार देख लेते हैं। पी ब्लॉक बिलोंग करता है 13 से 18, मतलब 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन वाला ग्रुप है, इसमें बिलोंग करता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, एसएन मतलब टीन, टीन को हम एसएन बोलते हैं, और पीवी मतलब लेड। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को हम एस भी बोलते हैं, और आखिर में बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे हैलोजन एलिमेंट्स बिलोंग करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एकदम आखिरी में एस्टाटिन। अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा हैलोजन रेडियो एक्टिव है तो आंसर होगा एस्टाटिन। ये याद रखिएगा कि कोई भी ग्रुप हो उसके एकदम आखिरी का जो एलिमेंट है वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव पाया जाता है। और एकदम आखिरी ग्रुप कौन सा है, 18। ग्रुप 18 है नोबेल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस का ग्रुप। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखो कि हीलियम जो सबसे पहला नोबेल गैस एलिमेंट है वो ग्रुप 18 में फ्लोरीन के बाजू में बिलोंग नहीं करेगा, वो फ्लोरीन के ऊपर राइट हैंड साइड में बिलोंग करेगा। और फ्लोरीन के ठीक बाजू में और हीलियम के ठीक नीचे कौन सा एलिमेंट है, नियॉन। सो ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब इतने सारे एलिमेंट्स आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप इनमें से जो बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम बहुत बार यूज होता है, बोरॉन थोड़ा बहुत यूज होता है, ग्रुप 14 में कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन बहुत बार यूज होता है, फास्फोरस भी एक बहुत कॉमन एलिमेंट है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन तो हमेशा यूज होता है, साथ में सल्फर भी याद रखिएगा कि ये ग्रुप 16 में बिलोंग करता है। ग्रुप 17 का आपको सब एलिमेंट्स याद रखने का जरूरत है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 4 एलिमेंट्स ग्रुप 17 में बिलोंग करता है। ये आप बार बार याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में काम में आएगा। और ग्रुप 18 में बस हीलियम अगर आपको याद रह जाए तो बहुत है, बाकी अगर आप याद रखना चाहो तो आर्गन को और जेनॉन को याद रख सकते हो। अब इन सब चीजों का फायदा क्या है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, वो याद रखने का फायदा ये है कि पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता चल जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ एलिमेंट इन पी ब्लॉक इज ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर मतलब कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर माइनस इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का नंबर जानने के लिए। कौन से ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक कौन सा है, ये जो मैंने आपको दिखाया 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 ग्रुप को क्यूम्यूलेटिवली हम बोलते हैं पी ब्लॉक।
अब पी ब्लॉक के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को आप उठा लीजिए, जैसे कि सल्फर। सल्फर को अगर आप कोई कंपाउंड में देखो और उसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आपके लिए निकालना जरूरी हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सल्फर का ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर इज 16। यहाँ पे देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, सल्फर का ग्रुप नंबर है 16। तो सबसे पहले आप लिखिए 16 माइनस क्या करना होगा 10, तो कितना आ गया 6। सो 6 विल बी द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। सो मैंने आपको दो फॉर्मूला अभी तक बताया। एक फॉर्मूला है ग्रुप 1 और 2 के लिए, जो कि है एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला। ग्रुप 1 और 2 को हम एक साथ बोलते हैं एस ब्लॉक। सो एस ब्लॉक में अगर कोई भी एलिमेंट्स हो, उसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। और अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में बिलोंग करता है, तो उसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहला कंपाउंड है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का हमें जीरो निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका शेप भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जियोमेट्री और शेप ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये अलग अलग है। ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। खास करके नीट एग्जाम में या फिर IIT JEE के एग्जाम में, मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे इस डिफरेंस के ऊपर बेस करके ही क्वेश्चन आता है। सो चलिए जियोमेट्री कैसे निकालेंगे PCl5 का, उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप वाइज याद रखना आसान भी रहेगा आपके लिए। जैसे कि स्टेप वन में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड दिया गया हो आपको, उस कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन टोटल, वो काउंट करना पड़ेगा। तो PCl5 के केस में क्या होगा, तो PCl5 के केस में आप कैसे करोगे, PCl5 में फास्फोरस कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको पीरियोडिक टेबल का बस कुछ एलिमेंट्स ध्यान में रखना होगा कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। जैसे कि फास्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप 15 में। अब फॉर्मूला क्या है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि जिस ग्रुप में बिलोंग करता होगा उससे हम माइनस करेंगे 10। 10 माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5, और ये रहा आपका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है PCl5। तो बाकी क्या रहा Cl कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, कोई भी हेलोजन हो, मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, कोई भी हेलोजेंस हो वो बिलोंग करता है ग्रुप 17 में। और अगर हम फॉर्मूला में इसको रखें तो 17 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 10, आ जाएगा कितना 7। तो 7 रहा आपका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। तो आपका निकल गया कि फास्फोरस में 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे बताओ कि PCl5 में फिर टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फास्फोरस का 5 और क्लोरीन का 7, लेकिन क्लोरीन है कितना, क्लोरीन है 5। सो 7 into 5 टोटल हो गया 40 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड विच इज PCl5 इन दिस केस आपने निकाल लिया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपका काम होगा डिवाइड द नंबर, कौन सा नंबर, पिछले स्टेप 1 में आपको जो नंबर मिला था, डिवाइड द नंबर बाय आइदर और 2। 8 से या 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका रूल क्या है, 8 से या 2 से डिवाइड करोगे, कैसे आप समझोगे कि 8 से डिवाइड करना है या 2 से डिवाइड करना है, उसका भी सब रूल है। सब रूल नंबर 1, अगर वो नंबर
जिसको आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था वो नंबर 8 से छोटा होता है या फिर 8 का है। इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू जैसे सुनाई दे रहा है, एग्जैक्टली उसका मतलब भी वही है। लेस देन मतलब या तो फिर लेस देन होना चाहिए, इक्वल्स टू मतलब या तो फिर एकदम इक्वल टू 8 होना चाहिए। सो लेस देन इक्वल्स टू इस साइन का मतलब है कि अगर वो स्टेप 1 में मिला हुआ नंबर 8 से कम या 8 से इक्वल है, मतलब 8 है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। तब आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सब रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर वो नंबर जो आपको स्टेप वाला था वो नंबर 8 से ज्यादा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 8। ठीक है, ये है स्टेप 2। अब डिवीजन में दो चीज होता है। कैसे? डिवीजन, अगर कोई भी नंबर को आप दूसरे किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे कि x से आपने y को डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? मान लीजिए a आ गया आपका कोशेंट, z आ गया नीचे और रिमाइंडर आ गया b। a को हम क्या बोलेंगे? a इज द कोशेंट या फिर भागफल, b इज द रिमाइंडर या फिर भागशेष। आप जैसे भी याद रखना चाहो, तो कोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमाइंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कोशेंट को ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर में मान लीजिए b का कोई वैल्यू है, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड द रिमाइंडर, मतलब नीचे जितना बाकी रहा अवशेष या भागशेष के रूप में, उसको आपको दोबारा डिवीजन करना पड़ेगा बाय 2 एंड कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक, मतलब अप टू व्हेन यू डोंट गेट द रिमाइंडर 0, मतलब जब तक ना पूरा भाग हो जाए और आपके लिए रिमाइंडर कुछ बचे ही ना, तब तक आपको 2 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा। सो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए या फिर टफ मत सोचिए इसको। ये सेकेंड स्टेप बहुत कम जगह पे आता है। आपको बस फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि स्टेप 1 में जो नंबर आपको मिला है वो नंबर को आपको 8 से या 2 से डिवाइड करना है। बाकी का हम बाद में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम स्टेप 2 को अप्लाई करेंगे। कैसे? हमारे स्टेप 1 में कौन सा नंबर निकला है? स्टेप 1 में निकला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40। अब आप बताओ कि 40 को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से या 2 से? 40 क्या है? 40 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 8, मतलब आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो। अगर 8 होता या 8 से कम होता तो आप 2 से डिवाइड करते। सो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। हमारा क्वोशिएंट आ गया 5 और ये कंप्लीटली भाग होने के बाद रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर का कोई काम नहीं बचा। अब हम आगे बढ़ेंगे किसको लेके? 5 को लेके। ये जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहां पे? स्टेप 3 पे। स्टेप 3 अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्टेप 3, स्टेप 2 में आपको जो क्वोशिएंट मिला उसको आप सजाओ इन टर्म्स ऑफ sp और d। sp d क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। सो स्टेप 3 को अगर हम लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि अरेंज द क्वोशिएंट, मतलब स्टेप 2 में आपको जितना क्वोशिएंट मिला है इन टर्म्स ऑफ एस पी एंड डी। ये जो 3 टाइप के ऑर्बिटल है आपने जरूर सुना होगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। इनमें से एस, पी और डी ऑर्बिटल के टर्म्स में आपको इस क्वोशिएंट को सजाना पड़ेगा। कैसे? हमारा क्वोशिएंट क्या है आप देख लीजिए। स्टेप 2 में हमारा क्वोशिएंट निकला था 5। सो 5 को हमें सजाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एस पी डी। अब कैसे सजा सकते हैं उसका भी रूल है कुछ। जैसे मैक्सिमम नंबर आप ये सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एस ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड। ये सजाने के वक्त
आप इस ऑर्बिटल को कितने बार यूज कर सकते हो? ओनली वन टाइम, बस एक बार यूज कर सकते हो। वैसे ही मैक्सिमम ऑफ टाइम्स पी ऑर्बिटल कैन बी, आप पी ऑर्बिटल को सजा सकते हो तीन बार यूज कर सकते हो, और बाकी और जितना आपका बाकी रहेगा उसको आप मेकअप कर लो डी ऑर्बिटल से। सो थर्ड रूल इज, ये है रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 2, और थर्ड रूल इज यूज डी ऑर्बिटल रेस्ट ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट का जितना बचा उसको डी ऑर्बिटल से आप मेकअप कर लो। जैसे कि यहाँ पे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं एस, हमने एस को एक बार यूज कर लिया तो एस दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आएगा पी, पी को हम मैक्सिमम कितने बार यूज कर सकते हैं? 3 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया? एक एस हो गया, 3 पी हो गया, टोटल हो गया हमारा 4। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना? 5। तो 5 से 4 अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी कितना रहा? 1। उस एक को हम बैलेंस कैसे करेंगे? उस एक को हम मेकअप करेंगे डी ऑर्बिटल से। सो sp3d। ये जो sp3d हुआ इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में, आपको हर एक स्टेप में काम में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? हम बात कर रहे हैं PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल गया, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए हो गया कि sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। अब सीधा रूल नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन से हम जियोमेट्री निकालेंगे। स्टेप नंबर 4 या रूल नंबर 4 में हम क्या करेंगे? प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर। आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा जिसका नंबर ऑफ कॉर्नर्स, प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर विथ सेम नंबर ऑफ कॉर्नर्स एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको जितना मिला है या फिर वो जो क्वोशंट आपको मिला है उसको आपको ठीक उतना ही कॉर्नर है ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको प्रेडिक्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, मतलब आपके पास है 5। तो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर इमेजिन करना होगा जिसमें 5 कॉर्नर है। तो आप कैसे करोगे? आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक पिज्जा का टुकड़ा है, उस पिज्जे के टुकड़े को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हॉराइजेंटली उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर उस पिज्जे के टुकड़े को हम हॉराइजेंटली इमेजिन करें तो उसका एक अपर साइड होगा और उसका एक लोअर साइड होगा हाइपोथेटिकली। अब देखिए 5 कॉर्नर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉर्नर हो गया। अब इस 5 कॉर्नर को एक दूसरे से एक एक हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ के एक स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं और साथ में यहाँ पे भी जोड़ दूं और ये थर्ड जगह पे भी जोड़ दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा एक पिरामिड। तो ऊपर एक पिरामिड बन गया। ठीक वैसे ही नीचे का पॉइंट से अगर आप जोड़ दोगे इस ट्रायंगल का तीनों कॉर्नर तो नीचे भी सेम तरीके का और एक पिरामिड आपको दिखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ये 5 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि दिस इज, 2 पिरामिड है दोनों टाइप, दोनों साइड ऊपर और नीचे। सो दिस इज ए बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। और साथ में बीच का बेस क्या है? बेस है ट्राइगोनल, तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या फिर इन शॉर्ट TBP स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका स्टेप 4 जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन से क्या प्रेडिक्ट किया? हाइब्रिडाइजेशन से आपने जियोमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर इसको प्रेडिक्ट किया। जियोमेट्री क्या हुआ? जियोमेट्री हुआ TBP इन केस ऑफ PCl5। तो फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जियोमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जियोमेट्री एंड शेप, These two are completely different। आपको मैंने कहा था कि जियोमेट्री और शेप सेम नहीं है, तो शेप आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मतलब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
that does not participate in the hybridization. A pair of electrons, दो इलेक्ट्रॉन का एक ऐसे पेयर जो कि हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, सो दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन. अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने के लिए इन एनी काइंड ऑफ कंपाउंड्स देयर इज ए फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला पहले आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है. हाइब्रिडाइजेशन नंबर, जैसे कि PCl5 के केस में क्या हुआ, PCl5 के केस में sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो गया 5. ठीक है, जो कोशेंट आपको मिला था स्टेप 2 के बाद. तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. किसके सराउंडिंग? ऑफ द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम जनरली आप कैसे पहचानोगे कि कोई कंपाउंड में सेंट्रल पोजीशन में कौन सा एटम है? जो नंबर 1 रहेगा, मतलब एक ही नंबर रहेगा, उसको हम जनरली सेंट्रल एटम के तौर पे एज्यूम करेंगे. और साथ में जितने भी एटम्स रहेगा, चाहे वो एक ही एलिमेंट्स का हो या फिर अलग एलिमेंट्स का हो, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग एटम्स. अब देखते हैं PCl5 के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा. इन केस ऑफ PCl5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है? 5. सो 5 हमने लिखा. अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? PCl5 सेंट्रल एटम हमें क्लियरली दिख रहा है कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो सराउंडिंग एटम्स क्या हुआ? क्लोरीन. क्लोरीन कितना है? 5. सो 5 माइनस 5. नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना? एक भी लोन पेयर नहीं है. एक भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या? मतलब हमने जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर एज्यूम किया था, उस स्ट्रक्चर में जो 5 कॉर्नर था, वो कॉर्नर पूरी तरीके से ऑक्युपाइड है क्लोरीन, जो 5 एटम है उस 5 क्लोरीन एटम के द्वारा, और बीचों बीच है फास्फोरस. सो ये रहा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री एज वेल एज शेप. मतलब इसका शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं है देन जियोमेट्री इज इक्वल्स टू शेप. आपका जो जियोमेट्री है वही आपका शेप है. इन विच केस, जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल्स टू 0. लेकिन अगर लोन पेयर नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे कि यहां पे मान लीजिए लोन पेयर 0 नहीं आके अगर नंबर 2 आ जाता, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाता, तो शेप क्या होता? तब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता क्या? नहीं होता, क्योंकि ये जो दो लोन पेयर्स है, ये दो लोन पेयर्स दो क्लोरीन एटम के जगह खुद बैठ जाता, मतलब 2 नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स को ये सब्स्टिट्यूट कर देता. तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता जैसे कि बीच में फास्फोरस है, एक लोन पेयर यहां पे है, दूसरा लोन पेयर यहां पे है, और बाकी हमारा 3 क्लोरीन एटम है. ये मैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूं. तो इन दिस केस जियोमेट्री तो वही है. इन दिस केस जियोमेट्री अगर आपको कोई पूछे तो आप बताओगे कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है. लेकिन शेप क्या होगा? शेप के लिए हमेशा आपको इग्नोर करना पड़ेगा लोन पेयर. चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लोन पेयर को लेके आप शेप नहीं बता पाओगे. लोन पेयर को इग्नोर करके ही आपको शेप इमेजिन करना पड़ेगा. सो इन दिस केस लोन पेयर को अगर हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो शेप कैसा आएगा? शेप आएगा टी शेप. ये अगर आप ऐसे देखो तो एक टी है, इसको आप थोड़ा सा घुमा दो तो ऐसे दिखेगा, तो ये टी शेप हो गया. सो तब जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता और शेप होता टी. दोनों में अंतर है. तो ये कब होगा? जियोमेट्री और शेप दोनों सेम नहीं होंगे जब लोन पेयर 0 नहीं होगा. मतलब लोन पेयर कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, जियोमेट्री और शेप अलग होगा. बट इन केस ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में हमारा लोन पेयर कितना है? 0 है. हमने अभी निकाला यहाँ पे कौन से फॉर्मूला से? हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारे पास था
5 और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स था ऑफ द सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, उसके नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 5 क्लोरीन है, तो 5 माइनस करके हमें मिल गया नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, और 0 हो गया मतलब जियोमेट्री और शेप हो गया। तो PCl5 का शेप है TBP। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। इस कंपाउंड क्या दिया गया है क्वेश्चन में? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जियोमेट्री क्या होगा और साथ ही साथ शेप क्या होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हमें जियोमेट्री और शेप निकालना है। उसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हमें जानना है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। सल्फर और फ्लोरीन दोनों ही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सल्फर बिलोंग करता है ग्रुप 16 में और फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 में। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था कि जो ग्रुप नंबर होगा उससे आप सिंपली माइनस कर दो 10। 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रहेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे रहेगा 7। सो सल्फर का नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज 6 और फ्लोरीन का नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज 7। लेकिन हमें चाहिए एज ए कंपाउंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड का टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा? सल्फर के लिए 6 और फ्लोरीन के लिए 7, लेकिन फ्लोरीन है 6, सो 7 इंटू 6 टोटल हो गया 48। सो 48 इज द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे? स्टेप 2 में अगर आपको याद है तो 48 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा या तो 8 से या तो 2 से। किससे हम डिवाइड करेंगे? दिस नंबर इज मच ग्रेटर देन 8, सो हम इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 6। रिमाइंडर है 0 और हमारा कोशेंट है 6 और कोशेंट से ही हम आगे हैं किसके तरफ? हाइब्रिडाइजेशन के तरफ, दैट इज इन स्टेप 3। सो इन स्टेप 3 हम इस कोशेंट को लेके आगे बढ़ेंगे और इसको अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ s, p एंड d ऑर्बिटल। इसका रूल क्या था कि आप s ऑर्बिटल को मैक्सिमम एक बार यूज कर सकते हो, p ऑर्बिटल को मैक्सिमम 3 बार और बाकी के d से आपको मेकअप करना पड़ेगा। सो 6 को अगर हम इन टर्म्स ऑफ s, p एंड d अरेंज करें तो ऐसा आएगा sp3 और बाकी कितना रहा? 2, sp3d2। s में 1 यूज हो गया था, p में 3 हो गया था, 3 + 1 4 और 6 में से 4 घटाओ तो रहेगा 2, तो इसीलिए हमने d से बाकी का 2 मेकअप कर लिया। सो ये जो नंबर आया आपके पास sp3d2, ये जो फिगर आया, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज द गिवन कंपाउंड दैट इज SF6। ये रहा आपका SF6 का हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या था? हाइब्रिडाइजेशन नंबर जहां से हम निकाले थे दैट इज 6। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन नंबर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको एक फिगर में कन्वर्ट करना है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है जिसको हम बोलेंगे जियोमेट्री। और जियोमेट्री निकालने का तरीका क्या है? आपको इमेजिन करना होगा ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें 6 कॉर्नर हो, जितना हाइब्रिडाइजेशन नंबर है उतना ही कॉर्नर हो, 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर। ऐसा एक स्ट्रक्चर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक स्क्वायर हॉराइजेंटल ग्राउंड है, ये कोई भी प्लेग्राउंड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और इस हॉराइजेंटल ग्राउंड के ऊपर एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है और नीचे और एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। अभी आप देखिए आपका टोटल 6 कॉर्नर्स हुआ कि नहीं हुआ? ये रहा एक कॉर्नर, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर विथ 6 कॉर्नर्स। अब आपको इसको जियोमेट्रिकल शेप देने के लिए सब पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा विथ स्ट्रेट लाइन। कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन से अगर हम इस स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, ऊपर भी एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर आएगा और नीचे भी एक क्वाड्रिलेटरल पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड, this structure on the whole called octahedral structure।
सो ज्योमेट्री क्या होगा SF6 का? SF6 हैज द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब जियोमेट्री के बाद हम क्या निकालते थे? जियोमेट्री के बाद हम निकालते थे शेप। सो आवर नेक्स्ट ड्यूटी विल बी नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना। ये जो हैश का साइन है डिनोट करता है नंबर ऑफ। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ SF6 कितना था? 6। ये आप D2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर उसके पहले जो क्वोशिएंट आया था स्टेप 2 में उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 6 माइनस, क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कि कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है। साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सल्फर है सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स के तौर पे है फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 6। So number of surrounding atoms will be 6. So the answer will come 0. कितना हो गया? 0। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखाया था पिछले बार कि अगर लोन पेयर 0 होता है तो जियोमेट्री और शेप सेम हो जाएगा। जियोमेट्री और शेप अलग अलग कब होगा? जब लोन पेयर नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो इन दिस केस क्योंकि लोन पेयर 0 है, हम कह सकते हैं कि शेप ऑफ द गिवन कंपाउंड मतलब SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या होगा? ये होगा ऑक्टाहेड्रल, मतलब बिल्कुल जियोमेट्री की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ था? मेरे ख्याल से ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, हाँ, BrF5 दैट इज आवर नेक्स्ट कंपाउंड। सो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड में अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड में ब्रोमीन और फ्लोरीन ये दोनों ही बिलोंग करता है हैलोजन ग्रुप में, मतलब ग्रुप 17 में। सो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। सो टोटल कंपाउंड में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा 7 प्लस 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 42। अब 42 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, लेकिन ये पूरा डिवीजन नहीं होगा, एक रिमाइंडर रहेगा 2। अब अभी तक हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, लेकिन इस केस में रिमाइंडर है, और अगर रिमाइंडर है तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर आपको रूल याद है, आप पीछे जाके देख सकते हो कि रूल वाइज 8 से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास अगर रिमाइंडर बचते हैं तो उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। फिर अगर रिमाइंडर बने तो उसको हमें डिवाइड करना है 2 से, फिर अगर रिमाइंडर बने तो उसको डिवाइड करना है 2 से। ऐसे कब तक करना है? जब तक ना रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पे देखिए एक ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो प्रीवियस केसेस में हमको क्या मिलता था? प्रीवियस केसेस में हमको एक क्वोशिएंट मिलते थे, एक क्वोशिएंट हो गया 5, लेकिन यहाँ पे हमारा और में है दैट इज 1। फर्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट है 5, सेकेंड स्टेप में क्वोशिएंट है 1। तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे कैसे? सम करके, इसका सम कर देंगे। 5 प्लस 1 हो गया 6। 6 को लेके हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में वही आपके जान पहचान वाला कैसे करते थे? 6 को लिखना पड़ेगा SP और D के टर्म में। आप कैसे लिखोगे? SP3D2 ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? 6 कॉर्नर वाला कोई स्ट्रक्चर हमको ढूंढना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रक्चर हमने देखा था 6 कॉर्नर वाला होता है? वही ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर। सो ऑक्टाहेड्रल, दिस विल बी द जियोमेट्री है। ये यहाँ पे जियोमेट्री होगा किस कंपाउंड का? ये हम बात है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का। जियोमेट्री अगर ऑक्टाहेड्रल है तो शेप क्या होगा? शेप के लिए हमें जानना जरूरी है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हैश मतलब नंबर ऑफ। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो कि है 6 माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कौन सा? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। अब ब्रोमीन है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन दैट इज 5। यहाँ पे देखिए पहले जो नहीं हुआ था वो यहाँ पे हुआ, हमें एक नंबर ऑफ लोन पेयर मिल गया। लोन पेयर कितना है स्ट्रक्चर में? एक लोन पेयर है, ठीक है। अब इस एक लोन पेयर को हम कैसे सजा सकते हैं और ये कैसे जियोमेट्री से शेप को कंप्लीटली अलग कर देगा?
ये नॉट इक्वल्स टू होगा, जियोमेट्री नॉट इक्वल्स टू शेप। नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर कोई होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक पॉइंट हो गया, नीचे एक पॉइंट हो गया, बीच में सेंट्रल एटम है जो कि यहाँ पे है ब्रोमीन, और हमारे पास 5 फ्लोरीन एटम्स है। अब इन 5 फ्लोरीन एटम्स को हम ऐसे सजा सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ऐसे सजा सकते हैं 5 फ्लोरीन एटम्स को। और फिर बाकी ये जो 6th पोजीशन है वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहेगा ये जो एक लोन पेयर है वो इन फॉर्म ऑफ ए लोन पेयर। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जब शेप कंसीडर करते हैं या फिर शेप को डिटरमाइन करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर का शेप क्या होगा, कोई जियोमेट्री का शेप क्या होगा, तो हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। इग्नोर द लोन पेयर्स, एक लोन पेयर हो चाहे 10 लोन पेयर हो, आप लोन पेयर को इग्नोर कीजिए जब आप शेप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हम लोन पेयर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करके अगर हमें इसको एक स्ट्रक्चर के तौर पे इमेजिन करना है तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लोन पेयर को मैंने पूरा इग्नोर कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिडल, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने लोन पेयर को ऊपर क्यों रखा है, नीचे क्यों नहीं रखा। आप इसको नीचे भी रख सकते हो, ऊपर का पोजीशन और नीचे का पोजीशन इन दिस केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब आपको सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बीच में आप ब्रोमीन रख दीजिए, चारों कॉर्नर में ऑफ द स्क्वायर 4 फ्लोरीन रख दीजिए, आप ऊपर एफ रख दीजिए और नीचे लोन पेयर रख दीजिए। यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट इज कंप्लीटली सेम एज इट इज एज दिस इज। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। सो एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे ड्रॉ करो, आपको दोनों तरफ से ही एक ही आंसर मिलेगा कि ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है जिसका बेस है स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। तो अभी आप क्या लिखोगे, जो कंपाउंड है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, इसका जियोमेट्री क्या है और इसका शेप क्या है। इसका जियोमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जियोमेट्री में हम कुछ भी इग्नोर करते हैं, जियोमेट्री में हम लोन पेयर को इग्नोर, लेकिन इसका शेप क्या होगा, शेप होगा पिरामिडल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, और आखिरी कंपाउंड में इस क्वेश्चन का शायद BF3, मैं एक बार देख लेता हूं, आखिरी कंपाउंड है, हाँ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बहुत ही आसान सा एक कंपाउंड है, आपको देख के ही समझ जाना चाहिए कि इसका शेप कैसा होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में देख के समझने का काम मत कीजिएगा, नहीं तो गलत। BF3 में आप बताओ कि जो बोरॉन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ है। अब पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप में ये रहता है, पी ब्लॉक में ये रहता है ग्रुप 13 में। तो नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -10 करके आ गया 3 है इसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और इन केस ऑफ फ्लोरीन ये एक हैलोजन है, मतलब ग्रुप 17 में बिलोंग करता है, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा 7। तो B3 एज ए कंपाउंड, इसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा 3 + 3 × 7, आपका आ गया 24। 24 को नेक्स्ट स्टेप में हम 8 से डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये रहा आपका क्वोशिएंट, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। 3 को इन टर्म्स ऑफ sp_d हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी sp2, ठीक है। तो sp2 हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइफ्लोराइड। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन मिल गया sp2। आगे क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन को जियोमेट्री में कन्वर्ट करोगे। जियोमेट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए जहां पे 3 कॉर्नर है। 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर कहां पे है, पंखा। पंखा हो गया आपका 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर। तो आप कर दीजिए एक पंखा इमेजिनरी ड्रॉ कर दीजिए। बीच में क्या है, बीच में है बोरॉन, और ये जो 3 इमेजिनरी कॉर्नर है उसमें है एक एक फ्लोरीन एटम। इसको अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये बन गया आपका 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर।
ये स्ट्रक्चर प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया जियोमेट्री। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप आपको निकालना है शेप। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर है sp2 यानी कि 3। सो 3 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितना है, BF3 में ऑब्वियसली नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है 3 फ्लोरीन एटम्स, सो सराउंडिंग एटम्स हो गया 3। हो गया आपका 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर का नंबर 0 है, दैट मीन्स जियोमेट्री इज इक्वल्स टू शेप। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो फिर उस MCQ का आंसर क्या होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर। इसके पहले था ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, और ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर एंड शेप क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। उसके पहले स्ट्रक्चर किसका था, उसके पहले था SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और उसका शेप था ऑक्टाहेड्रल। और एकदम फर्स्ट जो कंपाउंड हमें मिला था जहां से हमने ये सब कुछ सीखा है, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उसका शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है। सो इसका ऑप्शन क्यू का ऑप्शन 1। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।